अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बायोटेक का लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे और इसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में बच्चों आप लोगों ने क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो ये बच्चों इसको 2003 में कंप्लीट किया गया, लेकिन आपकी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट 2001-2 तक है शायद, इस वजह से यहाँ पर आपकी बुक में इसको ये नहीं लिखा गया कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें कि ये प्रोजेक्ट किस तरह का था। तो इसको कुछ साइंटिस्ट ने पहले शुरू किया था, लेकिन जब ये देखा गया कि इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो फिर उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। तो बाद में जब गवर्नमेंट को पता चला, यूएस गवर्नमेंट को या कंपनीज़ को, तो उन्होंने सपोर्ट के लिए मिलकर एक मीटिंग बुलाई और ये कहा कि हम इसको फ़ंड करेंगे और आपने इस पर काम शुरू करना है। तो फिर वहाँ पर बच्चों इस पर काम शुरू हो गया। तो इसके अंदर फिर मैनी प्रॉफिट्स एंड नॉन प्रॉफिट लेबॉर्ट्रीज थी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन की। गोल्स इसके क्या थे, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इसके गोल्स क्या हैं। तो ये आपने अच्छे से देखना है कि इनके गोल्स क्या हैं। फर्स्ट गोल बच्चों इसका ये था कि कंस्ट्रक्ट करना है जेनेटिक मैप। मैप का मतलब बच्चों क्या होता है कि मैप का मतलब यहाँ पर ये था कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम है, एक तो ये देखना है कि इनके ऊपर कितनी जीन्स हैं, और फिर ये देखना है कि कौन सी जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आपको एक क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसमें कौन हीमोफीलिया की जीन कहाँ पे है, आई कलर की कौन से है, रेटिनाइटिस की जीन कहाँ पर है। तो ये इसका फर्स्ट गोल था। सेकंड गोल बच्चों ये था कि जो भी जीन हमें जिसको हम लोकेट करेंगे उसकी हमने बेस सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से बेसिस हैं, सीक्वेंस क्या है। तो ये फर्स्ट टाइम बच्चों 1999 में पॉसिबल हुआ कि हमने जो सबसे छोटा क्रोमोसोम था, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22, और ये स्मॉलेस्ट एक्स क्रोमोसोम था, इसको हमने फर्स्ट टाइम सीक्वेंस किया और ये देखा, फर्स्ट टाइम ये पता चला कि टू सी एग्जैक्टली हाउ द जीन्स आर अरेंज्ड, कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर कैसे अरेंज होती हैं। मैं डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ द 22 कंप्लीटेड। तो उसके बाद बच्चों फिर जो एंटायर जीनोम था उसकी तरफ एक शार्प फोकस गया। लैंडस्केप ऑफ ऑल ह्यूमन जीन्स केम इनटू द शार्प फोकस ड्यू टू द पब्लिकेशन इन द 2001। जब इसको पब्लिश किया गया तो फिर ये मज़ीद दरवाजे ओपन हो गए कि तहकीक के, तो फिर इस तरफ भी ज़्यादा टेंशन गई। तो शार्प फोकस का मतलब है कि एक नई टेंशन की तरफ जाना। उसके बाद जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती गई, तो जो इन्फॉर्मेशन बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने दी थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो पहले कभी भी सामने नहीं आई थी, जो बिल्कुल नई बात इसने बताई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। और बाद में बच्चों ये पता चला कि जो ह्यूमन का जीनोम है वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करें तो वो 25 टाइम लार्जर है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। और इससे हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम उसी टेक्निक के ज़रिए RFLPs भी बनाते हैं। और हंटिंगटन डिजीज़ जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर है बच्चों, इसमें जब RFLPs बनते हैं तो वो यूनिक बनते हैं। तो हम इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन की जो RFLPs हैं, यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, वो किस तरह के हैं और हंटिंगटन डिजीज़ वाले पेशेंट के किस तरह के हैं। उनको कंपैरिजन करने से भी हम हंटिंगटन डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। बाद में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई तो पता चला बच्चों की 3 बिलियन बेस पेयर जो हैं ह्यूमन जीनोम में मौजूद हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स। और अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन को कोड करें तो ये कितने वॉल्यूम्स बन सकते हैं, 200 वॉल्यूम यानी कि बुक्स बन सकती हैं, और हर बुक का 100 पेज होंगे और एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स आएंगे। तो अभी तक बच्चों 2001 तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया था। तो उसके बाद एक कंपनी जिसका नाम था सेलरा, तो इस कंपनी ने फिर इसको ज्वाइन किया और इस कंपनी का जो फाउंडर था वो था जे क्रेग वेंटर, जो एक बिजनेसमैन भी था। इसने फिर इस प्रोजेक्ट में जो इंटायर ह्यूमन जीनोम था उसको कम्प्लीटली सीक्वेंस कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंप्लीशन की बात नहीं की गई है। मेथडोलॉजी कौन कौन सी है बच्चों, वही सबसे पहले हमने जीनोम को चॉप अप करना है। चॉप अप करने का मतलब है कट करना है, फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स को यूज़ करके। और जो पीसीज हमने बच्चों बनाने हैं उस पीसीज में कम से कम 1000 से 2000 बेस पेयर्स का होना लाजमी है। और फिर उनकी पीसीआर करनी है, पीसीआर से मज़ीद कॉपीज़ बनानी है, और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करके ये देखना है कि कौन कौन से बेस पेयर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो जीन सिक्वेंसिंग करनी है वो तो पहले ही हम जीन को सीक्वेंस कर रहे हैं, तो मज़ीद इसकी कॉपीज़ यानी कि पीसीआर करने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पेश आई है। तो ये बच्चों इसलिए की गई है ताकि जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे उनकी ओवरलैपिंग भी हमें उतनी ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे कि ये 2 फ्रेगमेंट्स हैं, ये इतने ओवरलैप कर रहे हैं। इतने ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि इस फ्रेगमेंट का और इस फ्रेगमेंट का जो ये वाला सीक्वेंस है वो सेम है। ऐसे जब मज़ीद फ्रेगमेंट्स बनेंगे, मज़ीद ओवरलैपिंग होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इतना फ्रेगमेंट्स ओवरलैप कर गया, तो इसका भी सीक्वेंस हमारे पास आ गया। ऐसे जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा बच्चों, और ये एक डायग्राम उन्होंने बुक पे शो की है जिससे हमें पता चला है कि क्रोमोसोम में कौन से जीन कहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं।
बैक्टीरिया हैविंग द फॉरेन जीन इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया को बच्चों हमने अपनी बेनिफिट्स के लिए मॉडिफाइड किया है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया। ये फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया जो ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो कि आइस क्रिस्टल्स को बनने से रोकते हैं। तो प्लांट्स के रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया कहते हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया है फ्रोस्ट माइनस के अंदर, और जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल से प्रिवेंशन हो जाती है। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया थे। सेकंड, कुछ बैक्टीरिया बच्चों हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स बना के देते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स आपको पता है कि कैटालाइसिस से बनती हैं, जिसमें प्रिकर्सर हम यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया बना के देते हैं। तो हमने कुछ बैक्टीरिया को मॉडिफाइड कर लिया है जिनके अंदर ये वाले कैटालिस्ट या एंजाइम हमने बना लिए हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स को बना के देते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है वो फिनाइल एलानिन की दी गई है। फिनाइल एलानिन को न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं, और इसको हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का बच्चों क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड का मतलब क्या है कि जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो अमीनो एसिड बनेंगे। अमीनो एसिड जो बनेंगे तो वो शुगर लेवल को अप नहीं होने देंगे। जो दूसरी शुगर होती है बच्चों आपको पता है कि वो सैकराइड्स होते हैं, और जो सैकराइड्स होते हैं वो आपको पता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हाई कर देते हैं। लेकिन जो फिनाइल एलानिन है ये डाईपेप्टाइड है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को हाई नहीं होने देगा। इसके बाद बच्चों कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्लीन अप ऑफ बीचिंग में यूज़ होते हैं। ऐसे बीचेस जहाँ से हम ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी कि जब ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑयल लीकेज की वजह से वाटर बॉडीज़ के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और हमने ऐसे बैक्टीरिया मॉडिफाइड कर लिए हैं जो उस ऑयल को या तो डिग्रेड कर देंगे या उनको क्लीन अप कर देंगे, खा जाएंगे। इनको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमने कुछ बैक्टीरिया को ऐसे मॉडिफाइड किया है जो एज ए बायोफिल्टर यूज़ होते हैं। यूज़ टू फिल्टर द केमिकल फ्रॉम द वेंटर। ये आपको एक चिमनी नज़र आ रही है, यहाँ से जब स्मोक निकलेगा तो वहाँ से इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। कैसे होगी? हमने बच्चों क्या किया कि जो कोल होती है इसमें से आपको पता है कि एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जैसे कि सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जो होती है वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो सल्फ़र है इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो हमने क्या करना है, बैक्टीरिया को यूज़ करके कोल की बर्निंग से पहले इसके अंदर से हमने सल्फ़र को रिमूव करवा देना है, और रिमूव सल्फ़र फ्रॉम द कोल बिफोर इट्स बर्निंग जीन अलाउ टू क्लीन अप द लेवल ऑफ टॉक्सिन्स। तो इसमें से हमने सल्फ़र को रिमूव करवा लेना है। इसके बाद कुछ इंसेक्ट्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया। ये किसके अंदर है? इन कॉर्न प्लांट बैक्टीरिया मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस द इंसेक्ट्स टॉक्सिन्स फॉर प्रोटेक्शन। यानी कि ये प्लांट्स ऐसे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे, जैसे इंसेक्ट्स इनको खाने के लिए आएंगे तो वो टॉक्सिन्स की वजह से इंसेक्ट्स खुद ब खुद ही किल हो जाएंगे। अब बच्चे देखेंगे अगर हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं वो जैसे ऑयल को ईट कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ऐसी जगह पे ऑयल पड़ा हो जहाँ पर बैक्टीरिया खुद ब खुद आके ग्रो कर जाएं, या एयर के ज़रिए ट्रांसमिट होकर वहाँ पे आ जाएं, तो वो ऑयल को फिर जो ऑयल हमें रिक्वायर्ड होता है उसको भी खाना शुरू कर दें। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने बच्चों क्या किया है, इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने बच्चों ऐसे जीन्स बनाए हैं जो सुसाइड जीन्स हैं, ये उन बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब वो बैक्टीरिया बच्चों क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट करने के बाद खुद ही मर जाएंगे। बैक्टीरिया गिव सुसाइड जीन्स दैट कास्ट देम सेल्फ डिस्ट्रक्ट व्हेन जॉब कंप्लीट। लास्ट वाला बच्चों आ जाता है कि माइनिंग इंडस्ट्री में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम माइनिंग इंडस्ट्री में ये बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज़ करने हैं? फ्रॉम लो ग्रेड सोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमारे पास एक स्टोन है, इस स्टोन में हमारे पास था आयरन, तो यहाँ से हम आयरन को निकाल रहे हैं। हमने 95% आयरन यहाँ से निकाल लिया है, बाकी कितना बच गया है? 5%। अब देखने में तो ये बहुत लो अमाउंट है, लेकिन बच्चों अगर इस तरह के 1000 स्टोन्स हों, पत्थर हों, तो सब में से 5% जमा करें तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। या अगर हम आयरन की जगह पर हम यहाँ पर यूरेनियम ले लेते हैं या गोल्ड ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको लीव नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया बनाए हैं जो इस 5% को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की सोर्सेज को हम नाम देते हैं लो ग्रेड सोर्सेज, और ऐसे अब्जॉर्ब करने को हम नाम देते हैं बायोलीचिंग का। तो इसने बैक्टीरिया की जो बायोलीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ा दिया है। तो ये बच्चों जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप जस्ट एक फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। वो फार्मूला मैं आपको इधर लिख लेता हूँ, FSC बायो। अगर आप इस तरीके से इसको याद रखते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखें बच्चों, F से है फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया, S से आ जाएगा यहाँ पर बच्चों सुसाइड जीन्स आएगा, C से आएगा क्लीन अप, B से आएगा बायोफिल्टर्स, I से आएगा इंसेक्ट्स टॉक्सिन्स, O से आएगा ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पर ही आपने ये नहीं लिखना है सेंस, आपने जस्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स लिख देना है, और M से आएगा माइनिंग इंडस्ट्रीज़। ये बहुत ही आसान भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है। और बच्चों ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये आपको अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आपको एक लिंक यूट्यूब का है, वहाँ से भी आपको ये सारे मिल सकते हैं। उस लिंक में आपने बच्चों क्या लिखना है, ये लिखना है कि सटाम बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको जो आपका पहले वाला चैप्टर था वो भी
चैप्टर नंबर 25 भी और बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के भी आपको तो लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आपने ये मिस कर दिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।